तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इसमें एमसीक्यू हैं और जितने भी एमसीक्यू हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्या हैं? सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें हमको दिया है कि नेपोलियन की संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण आपको ऑप्शन में दिया है 1789 ईस्वी में हुआ था, 1814 में हुआ था, 1804 में हुआ था, 1815 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा 1804। क्या होगा? 1804, क्योंकि 1804 में नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। और 1815 में क्या हुआ था? 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, जिसे वियना कांग्रेस सम्मेलन भी बोलते हैं, जिसे वियना कांग्रेस सम्मेलन भी बोलते हैं। इसकी मुख्य जुबानी किसने की थी वियना कांग्रेस सम्मेलन की? तो इसकी मुख्य जुबानी की थी मेटरनिख ने। तो इसका आगे प्रश्न भी आएगा, इसका। जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जोलवेराइन नामक जो शुल्क संघ था उसकी स्थापना कब हुई? तो इसमें ऑप्शन में दिया है 1848 में, 1815 में, 1870 में, 1834 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1834 में। 1834 में क्या हुआ था? जोलवेराइन नामक शुल्क संघ, जो कि सीमा शुल्क संघ था, और इसकी पहल किसने की? तो इसकी पहल प्रसा ने की थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आगे 3 नंबर प्रश्न आपको क्या दिया है? 3 नंबर प्रश्न दिया है वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1815 ईस्वी में, 1825 में, 1804 में, 1830 में। तो 1825 में कुछ नहीं हुआ था। हमारा जो ये पार्ट है इसके अंदर 1825 में कुछ भी नहीं हुआ था, 1830 में भी कुछ भी नहीं हुआ था। इसमें ऑप्शन में दे रखा है 1815 और 1804। तो आपको पता है 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। 1815 में क्या हुआ था? तो फिर 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। तो ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अब 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? विलियम चतुर्थ था? नहीं, विलियम चतुर्थ नहीं था। विलियम प्रथम था? नहीं, विलियम प्रथम भी नहीं था। विलियम द्वितीय था? नहीं, विलियम द्वितीय भी नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 6 नंबर आपका सही आएगा। काउर कौन था? इसमें दिया है काउर कौन था। तो काउर कौन था आपको पता होना चाहिए। काउर कौन था? काउर था सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री। काउर कौन था? सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री। काउर का पूरा नाम क्या था? काउर का पूरा नाम था काउंट कैमिलो दे काउर। काउंट कैमिलो दे काउर इसका पूरा नाम था। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कौन था। हमें नहीं दिया ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था काउर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी थी, जो कि कब हुई थी? यानी कि कहा जाता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। राष्ट्रवाद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? हंगरी जो देश है उसमें आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसका सही उत्तर आएगा मैग्यार भाषा। इसका सही उत्तर क्या आएगा? मैग्यार भाषा। यानी कि हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। इतालवी तो नहीं बोलते थे। इतालवी कहाँ बोलते थे? इतालवी नहीं बोलते थे। इंग्लैंड भाषा भी नहीं बोलते थे।
पोलिश भाषा भी नहीं बोलते थे। तो बचा आपका ऑप्शन मेग्यार भाषा, तो मेग्यार भाषा बोलते थे। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना की थी ज्यूसेppe मैत्सनी ने। ज्यूसेppe मैत्सनी ने क्या की थी? यंग इटली की स्थापना की थी। गैरिबाल्डी ने नहीं की थी, काउर ने नहीं की थी, बिस्मार्क ने नहीं की थी, ज्यूसेppe मैत्सनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। किसने की थी? ज्यूसेppe मैत्सनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्यूसेppe मैत्सनी ने यंग इटली की स्थापना कब की और कहाँ की, क्योंकि ये एमसीक्यू जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ज्यूसेppe मैत्सनी ने 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी। और कहाँ की थी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो उसने मार्सेई में की थी। कहाँ की थी? मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की थी। और आपसे एक और पूछा जा सकता है कि मैत्सनी ने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना कब की थी? यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना कब की थी? तो 1833 ईस्वी में यंग यूरोप नामक किसकी? यंग यूरोप नामक यंग यूरोप नामक जो गुप्त संगठन था उसकी स्थापना 1833 में की थी। अब कहाँ की थी आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कहाँ की थी आप बता सकते हैं? वो तो मैंने बताया है आपको, बर्न में। और कब की? 1833 में। किसने की? ज्यूसेppe मैत्सनी ने। किसकी की? यंग यूरोप और यंग इटली की। यंग इटली की कब की थी? 1831 में। कहाँ की थी? मार्सेई में। कहाँ की थी? मार्सेई में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार जो 2014 से पहले का जो सिलेबस था उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी किसने की थी? यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी की थी मेटरनिख ने। किसने की थी? मेटरनिख ने यह टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना। नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की? नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की? तो ये परीक्षा 2022 से बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है 10th क्लास की, उसकी दृष्टि से मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में छपने वाला है। यदि आपको इसका उत्तर पहले से पता था तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी। नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी लुईस जे ओटो पीटर्स ने नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? आपको पता होना चाहिए कि भैया रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया 1917 में क्या हुआ था। जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर ये प्रश्न आता है कि भैया 1917 में क्या हुआ था। तो आपका ध्यान जाना चाहिए सीधा चंपारण सत्याग्रह पर। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में पहल हुई थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की पहल हुई थी। 1918 में क्या हुआ था? तो 1918 में हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। तो अब आगे बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाने वाला अधिकारी कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था तो उसमें योगदान, यानी कि वो खड़ूस कौन था जिसने गोलियां चला दी शांतिपूर्ण भीड़ पर, तो वो था जनरल डायर। वो कौन था? वो था जनरल डायर, जिसने शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग बैठे वहां थे तो उन पे गोलियां बरसवा दी उसने। तो इसमें आपका द नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जनवरी 1921। आपका ब नंबर सही आने वाला है यहाँ पे। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। कब? जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 4 नंबर यहाँ पे आपका प्रश्न आता है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। आपका 6 नंबर आंसर सही आने वाला है यहाँ पे कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन जो एक संगठन था उसका गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का जो गठन आता है, गठन की जब बात आती है साइमन कमीशन के, तो नाम आता है कि भैया 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और ये 1928 में कहाँ आया? भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 आपका यहाँ पे ब नंबर आंसर सही आने वाला है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? किसकी नमक यात्रा? महात्मा गांधी की नमक यात्रा। तो आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी की नमक यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक। दांडी नामक स्थान तक, यानी कि साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी और दांडी नामक स्थान तक समाप्त हुई थी। कब हुई थी? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया महात्मा गांधी की नमक यात्रा कब शुरू हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी की जो नमक यात्रा है वो 12 मार्च 12 मार्च 1930 में गांधी जी की नमक यात्रा शुरू हुई थी। गांधी जी की नमक यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी की नमक यात्रा खत्म हुई थी। क्या हुई थी? खत्म हुई थी। अब आगे बात करते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी? तो नाम आता है महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी 1909 में, जिससे बाद में जाकर आगे चलकर महात्मा गांधी को इससे प्रेरणा मिली कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज क्या ही कर पाएंगे। इस पुस्तक में उन्होंने यही लिखा था और इससे महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली थी। इससे महात्मा गांधी को क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक जो हिंद स्वराज थी उसकी रचना महात्मा गांधी ने कब की और उससे महात्मा गांधी को क्या प्रेरणा मिली, या महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदौली जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब महात्मा गांधी ने तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था, आपको पता है। आप यदि आपको नहीं भी आता तो आप इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि भैया इन्होंने तो नहीं किया था। अब वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आप इसे लगा सकते हो कि भैया महात्मा गांधी का पाठ में नाम आया है। मेरे ख्याल से इनका नाम नहीं आया था पाठ में। अब
जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आया था, भीमराव अंबेडकर का नाम भी आया था। तो इनके कार्यों के बारे में तो बताया है, तो आगे थोड़ा और बता देता भैया कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन हमें पाठ में नहीं दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, तो आपका इसमें ब नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपका ब नंबर आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द सही आएगा, लाहौर अधिवेशन। अब जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, इलाहाबाद नाम का कोई अधिवेशन हुआ नहीं है हमारे पाठ में। तो यानी कि इन दो के बारे में आपको जानकारी है, यह आपने नाम नहीं सुना पाठ में, तो आपका द नंबर आंसर इसमें सही आएगा। 10 का प्रश्न है हमारा, अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के किस समर्पित साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो भैया आपका ए नंबर आंसर जो है, ए नंबर ये है अब्दुल गफार खान, जिसका दूसरा नाम क्या है। आपसे अगर आपको यहाँ पे दे दे भैया कि महात्मा गांधी का साथी था, वो कौन था, तो वो था भैया सीमांत गांधी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे क्या नहीं होना है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भैया सीमांत गांधी का नाम ही अब्दुल गफार खान था। या कह सकते हो कि भैया अब्दुल गफार खान का नाम ही सीमांत गांधी था। इसका एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि भैया जो पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वो था भैया अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान था वो। अब आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया है हमें पूना पैक्ट कब हुआ था। इसमें क्वेश्चन दिया है पूना पैक्ट कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट कब हुआ था। हमारे ऑप्शन में दिया गया है सितंबर 1915। क्या सितंबर 1915 में पूना पैक्ट हुआ था। बी नंबर ऑप्शन दिया है अक्टूबर 1934। क्या 1934 अक्टूबर 1934 में पूना पैक्ट हुआ था, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पूना समझौता हुआ किन किन के मध्य था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी और जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, उनके मध्य हुआ था पूना पैक्ट। अब कब हुआ था, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते कि भैया सितंबर 1915 में हुआ था। नहीं भैया, सितंबर 1915 में नहीं हुआ था। क्या अक्टूबर 1934 में हुआ था। नहीं, अक्टूबर 1934 में नहीं हुआ था। सितंबर 1931 में हुआ था। नहीं भैया, सितंबर 1931 में भी नहीं हुआ था। सितंबर 1932 में जरूर हुआ था भैया। तो आपका ये आंसर डी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, सितंबर 1932 से। तो यही पूना पैक्ट समझौता 1932 से, सितंबर 1932 से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ के जाना है एग्जाम देते हुए। आधुनिक काल से, अगला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे। आपका ऑप्शन नंबर ए है सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है शहद मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है हवाई मार्ग, ऑप्शन नंबर डी आपका है रेशम मार्ग। तो भैया सूती मार्ग तो नहीं थे। क्या प्रश्न में दिया क्या है, पहले प्रश्न को चाहिए 2 बार पढ़ लेना प्रश्न को चाहे, लेकिन प्रश्न में क्या करना है, पहले वो सोचना पूछा क्या है प्रश्न में, प्रश्न में पूछा क्या है, उसके बाद उसके उत्तर की बात करनी है आपको। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ही लॉक किया जाए, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी। 1890 में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी।
कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो आपको करना है यहाँ पे कि भैया सॉरी, ये यहाँ पे कोरोना नहीं है, ये यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था रीडर पेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या था? ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पे रीडर पेस्ट। रीडर पेस्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए था। अब आगे बात करते हैं पशु चेचक। क्या रीडर पेस्ट पशुओं में फैल गया था, या पशु चेचक काली बीमारी इन्फ्लुएंजा? तो यहाँ पे आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो वो थी रीडर पेस्ट। कौन सी बीमारी थी? रीडर पेस्ट, जो पशुओं में फैल गई थी 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गिरमिटिया व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कुली व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बेगार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर द आपको दिया गया है नई दास प्रथा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, नई दास प्रथा। अब अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, किस पे पड़ा था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जापान पर। जापान पर पड़ा था क्या? नहीं भैया, जापान पे नहीं पड़ा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर, सबसे बुरा आर्थिक मंदी का असर पड़ा था अमेरिका पर। किस पे पड़ा था? अमेरिका पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, क्योंकि उस समय कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हुई ही थी कि भैया आर्थिक मंदी स्टार्ट हो गई। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता देता हूं कि 1929 से लेके 1932 तक आर्थिक मंदी चली थी। तो इसमें आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, 1929। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप था। यहाँ पे आपका ए नंबर दिया गया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यूरोप जो था वो 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 1885 ईस्वी में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप के नक्शे पर लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट लिया? लकीरें खींचने का मतलब है उसे बराबर बराबर भागों में बांट लिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है एशिया, 2 दिया है अमेरिका, 3 दिया है अफ्रीका, 4 दिया है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अफ्रीका के नक्शे पर 1885 ईस्वी में यूरोप के ताकतवर देशों ने नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में उसे बांट लिया। भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो यहाँ पे दिया गया है गिरमिटिया। 2 नंबर दिया गया है फटफटिया। 3 नंबर दिया गया है उपनिवेश श्रमिक। 4 नंबर दिया गया है 10 श्रमिक। तो आपको पता है कि जो भारत से विदेश में ले जाए जाने वाले अनुबंधित यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो मजदूर ले जाए जाते थे, जो श्रमिक ले जाए जाते थे, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति कब बनी थी? तो आपका यहाँ पे द नंबर जो ऑप्शन है, आपका द नंबर ऑप्शन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द नंबर ऑप्शन आपका, सॉरी 4 नंबर जो ऑप्शन आपका है वो है जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। अगला आपका प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न आपका है G77 में कौन से देश संगठित हैं? क्या विकसित देश सम्मिलित हैं, या विकासशील, या अन्य पिछड़े, या फिर उच्च विकसित?
तो यहाँ पे आपका विकासशील देश आएगा, क्योंकि जो G77 है, जो आपका G77 है, वो क्या है? वो विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसमें आर्थिक मंदी के समय या फिर नुकसान हो जाए किसी देश का, तो विकासशील जो देश है उसको सहायता प्रदान करने के लिए G77 का गठन किया गया है।